ये स्टार्ट हो। अच्छा आ रही है। हाँ, ये है एक्चुअल में कि अपन जैसे कौन के मिरर है तो अपन ये समझते हैं कि जो है जो फोकल लेंथ वो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, हम ऐसा समझते हैं। पर ये तभी ट्रू है जब पैरा एक्सिल रेज हो, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल आसपास से रे आ रही हो, उसके आसपास से रे आ रही हो, ये तभी पॉसिबल है। तो अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि जो रे यहाँ से इसके पैरेलल आ रही हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जो नॉर्मल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये नॉर्मल हो गया, इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब मान लिया जाए कि ये इसका जो रेडियस है वो आर है, जो स्फेरिकल मिरर है, कुछ किसी स्फेयर का ही तो पार्ट है। तो ये जो पैरेलल रेज है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज है, क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन r/2 से पास होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पास होगी। तो आप कहोगे कि हमने तो ये पढ़ रखा है कि f = r/2, लेकिन ये तभी ट्रू है जब ये रेज, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बिल्कुल इसके पास से आ रही हो। उन रेज को कहते हैं पैरा एक्सिल रेज। तो पैरा एक्सिल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन r/2 से पास होती है, जो पैरेलल रेज, लेकिन ये r/2 से पास नहीं होगी। तो फिर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें तो लॉ अप्लाई कर दो, 30 डिग्री पे आई है, 30 पे ही गई, और इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लो बस। अब ये क्या, कितना इंटरसेक्शन, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये आर है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप बोलोगे ये कैसे कैलकुलेट होगी? हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसमें क्या काम करिए कि ये परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। तो ये r/2 है ना, इतना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये r/2। अब इसको मान लीजिए कि ये x है, तो x अपॉन r/2 या r/2 अपॉन x, ये cos 30, तो x बराबर हो गया r अपॉन 2 cos 30, मतलब r√3/2, तो ये हो गया r/√3। तो ये r/√3 है। तो ये पोल से कितनी दूर इंटरसेक्ट करेंगी ये रेस, जो 30 डिग्री के आसपास जो आ रही है, ये करेंगी r/√3। तो इनके लिए फोकस ये हो गया, फोकल लेंथ ये हो गई इन रेस के लिए। तो ये वैल्यू r अपॉन 1.73, तो इतनी वैल्यू आएगी, जो ये r/2 से कम है, क्योंकि ये r/2 से ज़्यादा है, तो ये r/2 से कम है। तो ये फोकल लेंथ हो गई इसकी। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं जितने भी, कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, और जो फोकल लेंथ को ले लेते हैं r/2, वो तभी फार्मूले एप्लीकेबल हैं कि जब मिरर बहुत छोटा हो और बस पैरा एक्सिल रेज ही हो, अदरवाइज ये कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई। कोई 60 डिग्री पे आ रही है तो लॉ लगा दो, 60 डिग्री वाली 60 पे ही जाएगी, फिर ये कैलकुलेट कर लो, ज्योमेट्री अप्लाई करके, 10th क्लास की ज्योमेट्री अप्लाई करके ये कैलकुलेट कर लो। तो एक तो मैं ये बात इसमें बताना चाह रहा था। तो ये जो फार्मूले हैं अपने, वो केवल पैरा एक्सिल रेज के लिए। तो फिर किसी ने पूछा कि वो जो है, जो मार्जिनल रेज हैं जो यहाँ से आ रही हैं, तो वहाँ पर ये एंगल अच्छा खासा है, तो ये भी अच्छा खासा होगा, तो इनके लिए फोकल लेंथ कम होती है, r/2 से कम होती है। और जो ये तो मार्जिनल रेज कहलाती हैं, ये जो किनारे से आ रही हैं, और जो पैरा एक्सिल रेज हैं जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये नॉर्मल हो गया, इससे उतना ही एंगल बनाते हुए ये दूरी बैठती है r/2।
तो जो पैरा एक्सल रेज हैं वो तो r/2 पे, और जो मार्जिनल रेज हैं वो r/2 से कम पर ही प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर। अब इनके बीच में जो रेज आ रही होंगी उनके लिए ये इस और इसके बीच में इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो स्फेरिकल मिरर हैं इनके लिए जो जितनी भी सारी पैरेलल रेज हैं वो एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं करती, बल्कि एक रीजन हो जाता है पूरा फोकस करने का। तो इसको ये जो है, अब ऐसा करने के लिए कि सारी पैरेलल रेज एक ही पॉइंट पर फोकस करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए वो पैराबोला बनाना चाहिए। तो जो पैराबोला को जो फॉलो करते हैं वो सारी रेज, सारी रेज वो एक ही पॉइंट पर फोकस करती है, और वो पैराबोला का फोकस ही होता है, सारी फोकस से। तो ये जो मिरर यूज किए जाते हैं कि जब लाइट को पूरी को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कराना हो, तो ये पैराबोलाइड है। तो पैराबोलाइड क्या होता है कि पैराबोला तो एक प्लेन में होता है, तो इसको इसके अबाउट रोटेट कर दो तो ये पैराबोलाइड हो गया। जैसे अपने एलिप्स है, एलिप्स को ये रोटेट कर दो तो ये जो स्पेस में चीज आ गई तो वो वॉल्यूम बन गया, तो एलिप्सॉइड हो गया। सर्किल को इसके अबाउट इसको रोटेट कर दो तो स्फेयर हो गया, तो एलिप्स से एलिप्सॉइड हो जाता है, सर्किल से स्फेयर हो जाता है। पैराबोला को इस पैराबोला को इसके अबाउट रोटेट कर दो तो पैराबोलाइड हो। तो ये पैराबोलाइड जो मिरर हैं उन्हीं में ये पॉसिबल है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी ये डिस्टेंस दे दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के मध्य का डिस्टेंस इतना है, और मैग्नीफिकेशन -2 है। -2 का ये कहलाता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन अगर -2 दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है इन्वर्टेड बनी है, मतलब ऊपर का पोर्शन नीचे बना है प्रिंसिपल एक्सिस से और नीचे वाला हिस्सा ऊपर बना है। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो अगर जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही बनेगा और नीचे का नीचे ही बनेगा, तो वो उसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें कॉनकेव मिरर में ये दे दिया जाए कि मैग्नीफिकेशन -2 है और ऑब्जेक्ट और इमेज के मध्य का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, बताइए फोकल लेंथ क्या है। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, मतलब मैंने दोनों डेटा दे दी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is 60 centimeter and magnification -2, then what is the focal length of the concave mirror? तो concave mirror में ही बड़ी इमेज बनती है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये जो है 2 टाइम्स बनी है इमेज और इन्वर्टेड बनी है, तो इतना अपने को पता होना चाहिए कि दिस इज फोकस, और ये f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसकी इमेज यहाँ पर डबल बन गई। तो मैग्नीफिकेशन हो गया। अब ये दूरी दे रखी है मुझे 60। अब फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए, तो फार्मूला अपने पास ही है कि 1/b + 1/u = 1/f। तो ये थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए, तभी ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। अब कैसे करा जाए, फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करें। एक्चुअली में u और v तो और f दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, और हमें ये दे रखा है कि ये 60 है, तो इसमें कुछ भी नहीं। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो x है, बस कुछ है ही नहीं। तो x है तो वो 2x है, क्योंकि वो मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स है, तो इमेज भी 2 टाइम्स दूर बनेगी। इस तरह से होता है, क्योंकि तभी तो ऐसा हुआ होगा, एंगल ही तो बराबर होते हैं, तभी तो डबल आ जाता है। मैग्नीफिकेशन होता क्यों है, v/u, या इसमें होता है मिरर में -v/u, क्योंकि जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मिरर से एक ही साइड में होते हैं दोनों v और u, तो v और u सेम साइन के होंगे, और इमेज इन्वर्टेड होगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव तभी आ सकता है
जब वी और यू माइनस बी बाई यू हो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, क्योंकि बी और यू सेम साइन के होते हैं, क्योंकि मिरर के उसी साइड में इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, रियल इमेज बनती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन से जो रियल इमेज बनेंगी वो उसी साइड में बनेंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे उसी साइड में एग्जिस्ट करती है, दूसरी साइड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये चीज 2x हो गई और ये x हो गई, बस तो हो गया। अब 2x तो हमें पता है कि 2x x प्लस 60 है, बस हो गया सवाल। 2x बराबर x प्लस 60 है, इसका मतलब x का मान 60 है। तो सीधी सी बात है कि 60 पे ऑब्जेक्ट था, 120 पे इमेज बन गई। तो फिर मैं ये बताना चाह रहा था कि ये दुगनी साइज है, तो ऐसा होता क्यों है कि ये इसलिए होता है कि इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है। बोले कैसे छोटा है? कि जब रे हैं तो रे रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से ही तो इमेज बनती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल बराबर हो, तो ये 90 तो ये 90, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा तो ये थीटा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो सिमिलर में होता क्या है, ये साइज अपॉन ये साइज बराबर ये साइज अपॉन ये साइज, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की जो साइड थीटा के सामने की है, यहाँ पर थीटा के सामने की है, तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है। और इनका जो रेशियो है ये वी बाई यू है, और इनका जो रेशियो है ये इमेज साइज बटे ऑब्जेक्ट साइज है। तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू वी बाई यू, लेकिन साइन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो साइन कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वी